विक्रम हियर। यार, G7 समिट 2026 में एक बारी फिर इंडिया के पीएम मोदी ने ग्लोबल पावर्स को दिखाया कि एशिया को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। यूके के पीएम केयर स्टारमर से बायलेटरल मीट और बिहाइंड द सीन्स जो चेजा होते हैं ना, वो सब समझेंगे आज। सीधा बात करो तो इंडिया अब G7 के आउटसाइड होके भी इनसाइड का गेम खेल रहा है। सब्सक्राइब करो पहले, फिर सुनो पूरा स्टोरी। समझे? G7 बेसिकली वो क्लब है ना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, 7 सुपर पावर्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इन 2024 G7 ने इंडिया को जो इनवाइट दिया था G7 समिट्स में, वो भी सिर्फ गेस्ट हिसाब से, मेंबर नहीं। लेकिन ये 2026 का समिट, ये स्पेशल था क्योंकि इंडिया यूके रिलेशंस को नया डायमेंशन देना था। मोदी और केयर स्टारमर के बीच जो बायलेटरल मीट हुआ ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं था। ट्रेड डील्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब कुछ डिस्कस हुआ। यूके 2025 से इंडिया के पास ज्यादा क्लोज आना चाहता है क्योंकि चाइना से वो थोड़ा वेरी होने लगा है। पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन को एशिया में स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए और इंडिया बेटर ऑप्शन है जापान से भी। अब आज की मैं बात। पीएम मोदी G7 समिट 2026 में गए थे और यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के साथ बायलेटरल मीटिंग हुई। मतलब क्या हुआ? यूके ने इंडिया को सिक्योरिटी पार्टनरशिप में अपग्रेड करना डिसाइड किया, एनहांस्ड बायलेटरल डिफेंस पार्टनरशिप। नंबर्स बोलूं तो यूके इंडिया ट्रेड जो 2024 में 15 बिलियन पाउंड्स था, वो 2026 तक 20 बिलियन पाउंड्स तक पहुंचाने का टारगेट है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जॉइंट वेंचर्स अप्रूव हो गए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब में कोलैबोरेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? मोदी ने G7 को समझाया कि ग्लोबल साउथ अब बच्चा नहीं है, वो इकोनॉमिकली पावरफुल और पॉलिटिकली अवेयर हो गया है। इंडिया 2026 में वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था और मोदी ने ये पॉइंट क्लियरली किया था कि डेवलपमेंट एजेंडा सिर्फ रिच नेशंस के लिए नहीं हो सकता। क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस, ट्रेड फेयरनेस, ये सब डिस्कशंस के सेंटर में था। विक्रम का एनालिसिस, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सरफेस लेवल पार तो बस यूके और इंडिया ने ट्रेड डील की, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया G7 में ऑफिशियली मेंबर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता जा रहा है। मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न पावर्स को समझ आ गया कि इंडिया के बिना कोई भी ग्लोबल डिसीजन वैलिड नहीं है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, टेक टैलेंट पूल, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंडिया अब नेगोशिएट कर सकता है। मोदी ने इंटेलिजेंस दिखाया। वो G7 में गए, लेकिन कभी उन जैसे बिहेव नहीं किया। ब्रिक्स का मेंबर इंडियन लीडर की तरह बात की। यूके को भी समझ था कि उसके पोस्ट ब्रेक्सिट आइसोलेशन को इंडिया से ही ब्रेक होना पॉसिबल है। और केयर स्टारमर, वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है। भारत में इन्वेस्ट करने से यूके के स्किल जॉब्स बढ़ेंगे, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई होंगे। विन विन लग रहा है। लेकिन ये भी समझो, ये अलायंस चाइना को कंटेन करने के लिए था। इनडायरेक्ट टारगेट चाइना हाई था। यूके जापान ऑलरेडी ऑकूज अलायंस में थे, अब इंडिया उनके ग्रेविटी फील्ड में और घनरा आया। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग का खेल था ये बायलेटरल मीट। आगे क्या होगा? देखो, 2026 से 2027 तक यूके इंडिया रिलेशंस जो ऊपर गए हैं, वो स्टेबलाइज होंगे। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होंगे। यूके का डिफेंस इंडस्ट्री इंडियन मिलिट्री को इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब डीपनिंग होगा। टेक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भी मर्ज होना शुरू होगा। यूके में इंडियन इंजीनियर्स और वाइस वर्सा। लेकिन इंटरनेशनली क्या मतलब?
क्वाड स्ट्रॉन्गर होगा यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना को और आइसोलेटेड महसूस होगा। इंडिया के लिए वो G7 के डिसीजंस में मोट थिक बताऊंगा, बिना ऑफिशियली मेंबर बेंग। सॉफ्ट पावर में बूस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस में बूस्ट। और जियोपॉलिटिकली इंडिया अब फेंस सिटिंग नहीं कर सकता, वो वेस्टर्न अलाइंड होना पैड रहा है, लेकिन केयरफुली। रशिया और चाइना के बाद रिलेशंस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। पर ये यूके मीट से सिग्नल क्लियर था, इंडिया एक्सिस टिल्ट कर रहा है। यार, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स था, पर विक्रम ने समझा दिया सीधा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का रोल भारी बादल गया, और वो बातें जो अंग्रेजी न्यूज चैनल्स सुनते हैं, वो सब इनकम्प्लीट होते हैं। काल न्यूज में हम डीप डाइव करते हैं इंग्लिश में, ताकि समझ में आए। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, क्योंकि सीधी बात, सही बात।